Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach most important topic of physics and for chemistry class 11th CBSE board, ICSE board or entrance exam for NEET, IIT and एम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक है जो कि आपके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। क्या है ये? तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इससे पहले हम आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर बताए थे, वेव थ्योरी के बारे में। तो इस थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों हो गई? एक तो थ्योरी था ही, बट ये थ्योरी क्यों आवश्यक हो गई? तो इस थ्योरी का रिक्वायरमेंट इसलिए हो गई कि जो वेव नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो वेव थ्योरी थी, वह थ्योरी जो लाइट और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी है उसके कंटिन्यूअस जनरेशन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि लगातार कंटिन्यूअस किसी भी सोर्स से एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होती है, और यह रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दो फिनोमिना को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करती है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बट इट फेल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दो फिनोमिना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में थ्योरी फेल हो गई। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव थ्योरी थी, केवल कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी वन प्लेस टू अदर प्लेस को एक्सप्लेन करती है, और जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो रिफ्रैक्शन, लाइट के जो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को क्लियरली जो है कि वो करती है। बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इंटरफेरेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेस हो गई। ठीक है ना? तब जाकर के उसके बाद ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिस्कवरी हुआ, जिसको कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर हम लोग जानते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? फर्स्ट क्या जानेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहने का मीन्स ये है कि किसी भी सॉलिड बॉडी को हम हीट करते हैं, जो उससे हीट एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो वह एनर्जी एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ के फॉर्म में इमिट होती है। किसी भी सॉलिड से यदि हीट एनर्जी हम हीट करते हैं तो उससे जो एनर्जी इमिट होती है वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ के फॉर्म में इमिट होती है। ठीक है ना? तो वाइड रेंज ऑफ, सपोज करते हैं कि एक आयरन के रॉड ले लीजिए और फर्नेस में हीट कीजिए, तो स्टार्टिंग में रॉड पहले डल रेड होगा, थोड़ा सा और एनर्जी दिया आपने तो उसका कलर मोर एंड मोर रेड होगा। फिर एनर्जी आपने दिया तो उसका कलर ब्राइट ऑरेंज होगा। फिर एनर्जी दिया आपने तो उसका कलर येलो हो गया, और आपने हीट किया तो इसका कलर वाइट कलर का हो जाएगा, और हीट किया आपने तो एट लास्ट वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो जब हम देखते हैं, ध्यान देते हैं कि किसी भी रॉड को हीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट ब्लू कलर का नहीं हो रहा है। यदि एनर्जी कंटिन्यूअस
एब्जॉर्ब या इमिट होती तो एक ही कलर का वो होता, स्टार्टिंग में डल रेड, फिर मोर एंड मोर रेड, फिर ब्राइट ऑरेंज, फिर येलो, फिर वाइट, फिर ब्लू, ऐसे हो रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोई बॉडी को हीट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जब कम हीट है तो अधिक वेवलेंथ की उसमें से रे इमिट हो रही है। फिर टेम्परेचर बढ़ाए तो वेवलेंथ कम हुआ, और टेम्परेचर बढ़ाए तो वेवलेंथ कम हुआ। एट लास्ट एकदम वेवलेंथ कम होकर के ब्लू लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। लेकिन बात ये ध्यान दीजिए कि जब हम कम टेम्परेचर देते हैं तो अधिक वेवलेंथ रेड वेवलेंथ की रे इमिट होती है, ठीक है ना। रेड कलर का उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है। और जो लो वेवलेंथ वाला है वायलेट ब्लू कलर का, उसका वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी तथा इंटेंसिटी अधिक होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो रहा है। तो यही जो है कि आपका ब्लैक बॉडी का करेक्टर है कि आइडियल ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या है भाई, आइडियल ब्लैक बॉडी व्हिच कैन इमिट और एब्जॉर्ब ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी। एक आइडियल ब्लैक बॉडी वह है जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रेंज के वेवलेंथ और सभी वेवलेंथ के रे को और फ्रीक्वेंसी के रे को एब्जॉर्ब करती है और इमिट करती है, न कि कंटिन्यूअसली करती है। ये देखा गया कि आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है भाई, एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी व्हिच एब्जॉर्ब और इमिट ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी। वो सभी वेवलेंथ के रेडिएंट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, सभी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेडिएंट एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और इमिट करती है। दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी ऐसा क्यों करती है, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ के जो रेडिएंट एनर्जी है उसको इमिट करना, एब्जॉर्ब करना। इस फिनोमेना को आपका वेव मैकेनिकल जो वेव मॉडल था, कंसेप्ट था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है कि वाइड रेंज के वेवलेंथ को जो कि इमिट एब्जॉर्ब करती है, ये नहीं बताया। ये तो बताइए कंटिन्यूअस होता है। वेव थ्री क्या बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्री कंटिन्यूअस होता है, बट ब्लैक बॉडी में ऐसा होता नहीं है, नहीं बताइए। सेकेंड नंबर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1887 एच हर्ट्ज, ये साइंटिस्ट, तो 1887 हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने एक वेरी ही इंटरेस्टफुल एक्सपेरिमेंट डन किया। क्या किया भाई, देखिए कि जब किसी भी मेटल के सरफेस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा और उस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द इजेक्ट फिनोमेना इन व्हिच द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from a surface of metal when a certain frequency of light strike on the surface of metal। जब किसी भी मेटल के सरफेस से सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक होती है तो सरफेस के मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज photo electron and this phenomena is known as photoelectric effect। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, ये आपका मेटल है, इसके सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है,
तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इसको एब्जॉर्ब किया गया, अब इसमें कंडीशन ये होता है कि सभी मेटल के सरफेस से नहीं, जैसे सीजियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना, रुबिडियम है, ये सब मेटल के सरफेस से इजीली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, क्योंकि इन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वे लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा देखा गया कि इनसे लूजली बॉन्डेड होते हैं तो इजीली इजेक्ट हो रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को डन किया गया और थरोली ऑब्जर्व किया गया, तो कुछ मेन पॉइंट्स आउट हुए। वो क्या थे भाई? तो फर्स्ट पॉइंट ये था, यही एक्सपेरिमेंट है, ये मेटल ले लिया गया है, एक इवैक्यूएटेड जो है कि ट्यूब है, इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में एक तरफ जो है कि इलेक्ट्रोड लगाया, इसको कैथोड और ये एनोड बना दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया। यहाँ से जब लाइट स्ट्राइक कर रही है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो ही लाइट स्ट्राइक करती है, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एज सून एज इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, यूं ही लाइट मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करती है एकदम तुरंत, एज सून एज इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलते हैं, उसमें कोई टाइम गैप नहीं होता है। मीन्स स्ट्राइक होने वाली एनर्जी लाइट और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के जो बीच में टाइम गैप नहीं होता है। जो ही फर्स्ट कर रहा है कि जो ही लाइट फॉल अप हुई, स्ट्राइक हुई, क्यों ही इलेक्ट्रॉन जो है तुरंत निकल जाते हैं, कोई इसमें गैपिंग नहीं होती है। फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि जो अलग अलग मेटल है, डिफरेंट मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। डिफर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए सर्टेन फ्रीक्वेंसी की सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और न्यू जीरो से जो है कि रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड, नो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। कह रहा है कि यदि जो फॉलिंग लाइट है, जो लाइट फॉल हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। चाहे कितना भी समय तक और कितनी भी इंटेंसिटी का लाइट मेटल के सरफेस पर फॉल अप हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते। ठीक, फिर से देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि यूं ही लाइट स्ट्राइक होती है मेटल के सरफेस से, तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में और लाइट के स्ट्राइक के बीच कोई टाइम गैप नहीं होता है। सेकेंड कह रहा है कि डिफरेंट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि जो लाइट फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी रिजेक्टेड, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे कितने भी समय तक लाइट उस पर फॉल हो और कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है। थर्ड नंबर कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
जो थर्ड नंबर में जो मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फॉलिंग लाइट के फ्रीक्वेंसी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। वह फॉलिंग लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron is directly proportional to the frequency of light. Fourth number, the number of ejected electron. The number of ejected electron is directly proportional to the intensity of light, not depend upon the frequency of light. जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनके नंबर, इजेक्टेड होने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये आपके 4 जो है कि पॉइंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के हैं, जिसको एक्सप्लेन करने में क्यों ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी पर क्यों डिपेंड करती है, नंबर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, इसको एक्सप्लेन करने में जो वेव थियरी है वो फेल्योर हो गई। तब जाकर के प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज किया, और क्या था वो, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर क्या होता है इन्होंने प्रूफ किया। इन्होंने देखा कि जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें ऑल टाइप की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमारी बॉडी है वो हीट को फील करती है, बॉडी हमारी क्लियर है ना, हीट को फील करती है। हम ये देखते हैं कि समर के सीजन में हम हीट को अवॉइड करते हैं, दूर भागते हैं, जो हीट आएगी हम दूर भागते हैं, बट विंटर के सीजन में वेलकम करते हैं, अच्छा लगता है। तो प्लांक्स ने यह देखा कि ये जो वेव थियरी है, जो लाइट के फिनोमेना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है, बट यह थियरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल्योर हो गई। तब जाकर के बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स 1901 मैक्स प्लैंक 1901 मैक्स प्लैंक gave a revolutionary theory। वे एक रिवोल्यूशनरी थियरी दिए दैट इज नोन एज प्लैंक क्वांटम थियरी, जिसको हम प्लैंक क्वांटम थियरी बोलते हैं। क्यों भाई ये प्लैंक क्वांटम थियरी क्यों आई? तो जो वेव मैकेनिकल थियरी थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि अभी हम बताए हैं, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में क्या हो गई, फेलियर हो गई। तब 1901 में मैक्स प्लैंक ने एक रिवोल्यूशनरी थियरी प्रोवाइड किए जिसे बोलते हैं प्लैंक क्वांटम थियरी। तो उसके मेन पॉइंट क्या थे? तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि रेडिएशन एनर्जी emitted or absorbed by your body is not continuously but discontinuously in the form of small energy packet. That small energy packet is known as quanta or photon। कह रहा है कि किसी भी बॉडी से जो रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो कंटिन्यूअस नहीं बट डिसकंटिन्यूअस और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। उस पैकेट को हम क्वांटा और फोटॉन कहते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की फर्स्ट पॉइंट क्या था कि द हीटिंग बॉडी और एनी बॉडी एब्जॉर्ब और emit radiant energy not continuously but discontinuously
in the form of small energy packet. That small energy packet is known as क्वांटा और फोटान। इस स्मॉल एनर्जी पैकेट को हम क्वांटा और फोटान बोलते हैं, ठीक है ना। और है क्या भाई, तो फर्स्ट हो गया और सेकंड कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ क्वांटा और फोटान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट। तो इस क्वांटा की एनर्जी लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किसके फ्रीक्वेंसी पर? लाइट के जो एब्जॉर्ब हो रही है, इमिट हो रही है लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मीन्स एनर्जी ऑफ फोटान ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू या ई इक्वल एच न्यू। क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अ बॉडी इज हीटेड और अ बॉडी इज इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट दैट इज नोन एज क्वांटा और फोटान। अब सेकेंड नंबर, द एनर्जी ऑफ फोटान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, एब्जॉर्ब होने वाली लाइट या इमिट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर क्वांटा की एनर्जी डिपेंड करती है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू और ई इक्वल एच न्यू, वेयर एच इज प्लॉन्क कांस्टेंट। जहाँ पर एच क्या है भाई? प्लॉन्क कांस्टेंट है। थर्ड नंबर में कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ होल नंबर ऑफ क्वांटा। टोटल एनर्जी क्वांटा के होल नंबर के मल्टीप्लायर के इक्वल होती है। मीन्स ई इक्वल एन एच न्यू और ई इक्वल एन एच सी बाई लेमडा। एन होल नंबर है, एच प्लॉन्क कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है और लेमडा आपका वेवलेंथ है, ठीक ना। तो अब इस पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। करेक्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटान ऑफ लाइट। कह रहा है कि फोटान की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। करेक्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटान ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू इक्वल कितना है? 3 × 10⁻15। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15। प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है आपका। एच इक्वल दिया हुआ है 6.63 × 10⁻−13 34 जूल पर सेकेंड ये दी हुई है। तो फाइंड क्या करना है भाई? कह रहे कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटान। फोटान की एनर्जी हम जानते हैं कि E इक्वल एच न्यू। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको पुट करके आपका आएगा 3 × 10⁻15 × 6.63 × 10⁻−13। अब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1.99 × 10⁻−18 जूल। तो ये आपका एनर्जी हो जाता है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अरे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है प्लस, तो इससे एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। 1 मोल फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन रेडियन हुच फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 × 10⁻14। 1 मोल फोटॉन की एनर्जी फाइंड करनी है, जिसमें कि उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 × 10⁻14। ठीक है ना। तो फाइंड करना है आपका एनर्जी। तो एनर्जी फाइंड करना है तो लिखेंगे E = h न्यू दे दिया हुआ है और h की वैल्यू फिक्स होती है। कितना होती है 6.626 × 10⁻⁻34। ये फिक्स वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट की। इक्वल न्यू की वैल्यू 5 × 10⁻14 ये ले लिए और इंटू कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3.13 × 10⁻19। ये एनर्जी होगी एक फोटॉन की। और 1 मोल का कह रहा है तो एनर्जी ऑफ 1 मोल इक्वल हो जाएगा 3.131 10⁻⁻19 × 6.022 × 10⁻23। इतना से जो है कि हम इसमें इंटू कर देंगे तो आ जाएगा आपका 199.51 × 10⁻3 जूल पर मोल। तो ये तो पहले हम क्या करेंगे, एक फोटॉन की एनर्जी को फाइंड कर लेंगे और उसके बाद 1 मोल में जितने भी फोटॉन होते हैं उससे इंटू कर देंगे तो आपकी एनर्जी जो है कि फाइंड हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है कि हम फाइंड कर लेते हैं और इसी बेस पर और सारे क्वेश्चन जी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी अपने समझ लिया। अब हमें देखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। अब हम क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी जो है कि करेंगे। ठीक ना। तो क्या होता है, कह रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी कह रहा है कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जब भी किसी भी मेटल के सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती है तो जो फोटॉन के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है मेटल के सरफेस को, तो उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इजेक्ट होने में यूज होती है और कुछ जो रिमन शेष बच जाती है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इजेक्ट करने में एनर्जी यूज होती है, वह एनर्जी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाइंड करने में यूज होने वाली बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी से बाइंड होता है उतनी एनर्जी फोटॉन की, उतनी एनर्जी फोटॉन की जो एनर्जी उसमें से उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल होती है और यूज हो जाती है। और जो रेस्ट एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो है कि ऑब्टेन होती है।
सपोज करते हैं हम कि तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी लाइट से जो फोटॉन स्ट्राइक हो रहा है उसकी एनर्जी, कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन इक्वल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सपोज करते हैं कि जो एनर्जी फॉल ऑफ हो रही है उस फॉल होने वाली फोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू और मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू 0 है। तो उस कंडीशन में द एनर्जी ऑफ फोटॉन न्यू एच न्यू इक्वल बाइंडिंग एनर्जी मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। कह रहा है, फिर से गौर कीजिए, आइंस्टीन ने बताया कि जब किसी भी मेटल की सरफेस से फोटॉन स्ट्राइक करते हैं तो फोटॉन की जो टोटल एनर्जी है उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस तक ट्रेवल करने में यूज होता है। वह एनर्जी जो यूज होता है वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होता है। लेस अमाउंट में जो रेस्ट एनर्जी बच जाती है वह एनर्जी, जो लेस एनर्जी, जो रिमेन एनर्जी बचती है वह एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, जो एनर्जी बच जाती है वो क्या करती है, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि द टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल बाइंडिंग एनर्जी प्लस हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग फोटॉन इज न्यू एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 देन एनर्जी ऑफ फोटॉन h न्यू इक्वल बाइंडिंग एनर्जी मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी h न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इक्वल h न्यू माइनस h न्यू 0 और हाफ mv स्क्वायर इक्वल h का मान लीजिए न्यू माइनस न्यू 0। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी मेटल के सरफेस पर फॉल होने वाले फोटॉन और उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम जो है कि स्टडी कर सकते हैं। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं और वह डिफर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफर होती है। अलग अलग मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो अब इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी पे एक्सप्लेन करते हैं तो इसके मेन जो है कि कंडीशन क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वांटम थ्योरी के बेस पर मेन कंडीशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग फोटॉन इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड। कह रहा है कि जो फोटॉन फॉल अप हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी का लाइट और कितने भी समय तक मेटल के सरफेस पर आप डालिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। कब, जो फॉलिंग फोटॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट इसका कंडीशन। सेकंड कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग फोटॉन इज ग्रेटर देन
threshold frequency. In that condition, some energy used to reject electron from the metal surface and remain energy provide the kinetic energy of ejected electron. तो यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी है फॉलिंग लाइट की, तो उस कंडीशन में उस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस तक आने में यूज होता है और जो रेस्ट बच जाता है वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड होती है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज. कह रहा है कि द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है. यदि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है. सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट हो और उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए. इंटेंसिटी क्या होती है कि द लाइट पासिंग थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी. तो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, बस उन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, वो नहीं होती है. तो ये आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी के बेस पर हम लोग प्रूव कर लिए. तो इस पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. तो देखते हैं फर्स्ट कैलकुलेशन क्या कह रहा है. कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, एक वेवलेंथ दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दिया हुआ है. देखते हैं. कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, 242 नैनोमीटर दिया हुआ है. इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज एंड सोडियम एटम. इतनी एनर्जी सोडियम एटम को आयोनाइज करने के लिए सफिशिएंट होती है. कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल. कह रहा है कि प्लॉन्क कांस्टेंट 8 की दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल ये दे दिया हुआ है. तो आपको फाइंड क्या करना है. तो कह रहा है कि कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो फोटॉन की एनर्जी है उसके इक्वल होती है. जो फोटॉन की एनर्जी होगी उसी के इक्वल हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी. मीन्स फोटॉन की एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. तो E इक्वल एच न्यू और H इंटू सी बाई लेमडा. अब रख लेते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अब बाई, अब ये है नैनोमीटर में दिया हुआ है 2.242 इंटू 10⁻9 आपका 9 ये हो जाएगा. आप सॉल्व कर देंगे, ठीक ना. तो सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 8.21 इंटू 10⁻19 ये आ गया आपका. तो क्या कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम पर मोल कह रहा है. ये तो हो गई एक फोटॉन की, और पर मोल तो किलो जूल पर मोल में फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, इस वैल्यू में 8.21 इंटू 10⁻19 6.022 इंटू 10⁻23 से इंटू कर देंगे. तो आपका पर मोल जो एनर्जी है आ जाएगी, कितनी आएगी, तो 494 इंटू 10⁻3 जूल.
ये एनर्जी आपको। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल वही होगी जो कि फोटान की एनर्जी होती है। तो पहले एक फोटान की एनर्जी फाइंड कर लिए और उसको 1 मोल में फोटान जो होते हैं उसकी एनर्जी शो कर देंगे, तो वही पर मोल एनर्जी हो जाती है। ठीक है ना, इसमें क्लियर, नो सस्पिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि और 25 वाट बल्ब, कह रहा है कि 25 वाट का बल्ब है। 25 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमिक येलो लाइट मोनोक्रोमिक को इमिट कर रहा है। 25 वाट का बल्ब ऑफ वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है 0.57 दे दिया हुआ है माइक्रोमीटर। ठीक ना, माइक्रोमीटर में दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। और तो पर सेकेंड क्वांटा के बेस से इसको जो है कि कैलकुलेट करना है। ठीक ना, तो क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको पॉइंट माइक्रोमीटर। तो लेमडा इक्वल पॉइंट माइक्रोमीटर में 10 पावर जो है कि -6 हो जाएगा। ये मीटर्स चेंज कर लेंगे। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 6.62 6.6 इंटू 10 पावर -34 ये दे दिया है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। और इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट c दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर 8। तो पहले हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो E इक्वल आपका होता है hc बाई लेमडा। पुट कर लीजिए एच का 6.62 इंटू 10 पावर 34। 80 की वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 इंटू 10 पावर 8 बाई लेमडा की वैल्यू दी हुई है 0.75 इंटू 10 पावर 6। सॉल्व कर दीजिए। तो आप सॉल्व यदि करते हैं तो आपको मिलेगा 3.487। एच की वैल्यू रख दिए, सी की वैल्यू रख दिए। तो आपको जब डिवाइड करेंगे इसको हल करके तो आएगा आपका 3.487 इंटू 10 पावर 19 जूल आ जाएगा। अब इसको पर प्रोटॉन में आपको फाइंड करने हैं। तो जो पावर दिया हुआ है, ठीक ना, तो पर प्रोटॉन तो पावर बाई एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो पावर दे दिया है वो आपका 25 ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो 3.487 इंटू 19। अब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कि 7.17 इंटू 10 पावर 19 पर सेकेंड। ये आ जाती है आपकी। ठीक है ना, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, हम लोग इस थ्योरी को स्टडी करने के बाद लास्ट में इसका कैलकुलेशन करेंगे थरोली हर लेवल पर, पीएमटी और नीट, एम्स और आईआईटी लेवल पर। तब तक की इस थ्योरी को आप लोग थरोली स्टडी कीजिए और एक जो विषय बताया गया है इसको स्टडी करिए। ठीक है ना, और नेक्स्ट टॉपिक जो ही मिले इसको ऑब्टेन करने के लिए आप लोग
अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो और आप लोगों को तुरंत मिल जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ईजिली अपडेट हो जाए। ठीक है ना? थैंक्स।